हेलो फ्रेंड्स, INDIA में आपका स्वागत है। मैं फैलीराम। तो जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो कुछ चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज के ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं एक एक चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, जैसे आंसर राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी को किस तरीके से मोल्ड करना चाहिए ताकि कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा निकाला जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये मेरा एक 1 ईयर का पूरा कोर्स चल रहा है, ठीक है। अगर आप 30 जून से पहले आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको पूरा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे, आंसर राइटिंग, ये सब आपको 5,000 रुपये में पड़ रहा है अभी, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक ओनली प्रीलिम्स का कोर्स करना चाहता है तो ये जैसे अभी 1499 का है, तो ये आपको 750 रुपये में पड़ जाएगा अभी, ठीक है। देख लेना वो जो भी है। बात आती है, अपन इसको शुरू करते हैं। अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझना। सबसे पहले जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहे अपनी, ठीक है। देखो, ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपरों को जो कंसाइज है, हर लगभग हर टॉपर की एक सेम अप्रोच रही है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जो सामान्य रणनीति, मतलब जो जनरल स्ट्रेटेजी रही है सबकी मेन परीक्षा को लेके, मेन एग्जाम को लेके, वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले जो स्टैटिक सोर्स है वो आपको करना है एनसीईआरटी से, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया पॉलिटी का, 6 to 12 पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद में लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, ठीक। स्टैटिक पार्ट की बता रहा हूँ, करंट अफेयर, फिर आपको न्यूज़पेपर से इनसे करना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जैसे एनसीईआरटी हो गया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक, ठीक, नितिन सिंघा ने इस तरीके से सबकी एक एक स्टैंडर्ड बुक, ज्योग्राफी का भी, ठीक है, इकोनॉमी का, इस तरीके से साइंस टेक का, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक एक अच्छे तरीके से ये करनी है। जब आपका ये जो स्टैटिक पार्ट अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद में करंट अफेयर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही, देखो मैं जो ये चीज़ ध्यान से समझाने का प्रयास करूँ, ध्यान से समझना। स्टार्टिंग पार्ट में आपको 80% टाइम इसमें देना है, ठीक है। और इसमें जितना मिनिमम आप दे सको, 10 या 20% इसके बीच में आराम से, जैसे ऑल इंडिया रेडियो सुन लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर देखना शुरू कर दो। मतलब बात है ना कि आपने जो पढ़ के सब एकदम पूरा सब कुछ संपूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको हैबिट में अपना लाना सीखो कि अच्छा, सुबह पहले उठते आपको अंदर से इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छा आज क्या देश दुनिया में हो रहा है, ठीक है। जो ये इंक्वायरी वाले जो क्वेश्चन है, ये जब आपके माइंड में आएंगे तब आगे जाके आप करंट अफेयर से परिचित हो। जब ये सारी चीज़ें, जब 80% काम हो जाएगा, ध्यान से समझना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर रेशियो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान से समझना। जैसे जैसे तैयारी का दौर गुजरेगा, ये आपके अच्छे स्टैटिक पार्ट हो जाएगा, तो फिर 60-40 रेशियो हो जाएगा। यही एग्जाम का रहता है। एग्जाम में भी आप पेपर देख लो, स्टैटिक 60% आता है, 40% करंट अफेयर आता है, चाहे पीटी हो या मेंस हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम कैलकुलेटेड वे से स्टार्टिंग फेज में आपको 80% स्टैटिक पार्ट पे ध्यान रखना है, और फिर 10-20% के बीच में आपको करंट अफेयर पे ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलतियाँ किया था। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों में गलतियाँ नहीं। देखो, मेरे अनुभव से सीखने का प्रयास करो, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो रिजल्ट फिर वही रहेगा। मैं खुद क्या करता था, इधर 30% हो गया, 40%, 70% करंट अफेयर, ये करंट अफेयर, ये यूट्यूब, ये फलाना ढिकाना। मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझ पड़ेगी। सबसे बड़ी गलत अप्रोच है, बहुत गलत अप्रोच है। मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ये गलती मत करना, ठीक है। 80-20 रेशियो लेके चलो। 80% आपको दिन का पार्ट इस पे पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे आपको इसमें जाने चाहिए स्टैटिक पार्ट में, 2 घंटे अपना न्यूज सुन लिया, ऑल इंडिया रेडियो सुन लिया, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ लिया 1 आध घंटा, ठीक है, और कोई राज्यसभा संसद टीवी है वहाँ पे जाके कुछ सुन लिया। उस तरीके से करना है। इसके अलावा मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मत पढ़ो इन चीज़ों के पीछे, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है। आखिरी में जब आपको अच्छे तरीके से स्टैटिक पार्ट, बहुत अच्छे तरीके से, 60-40 रेशियो, ये रेशियो लेके चलो। यही एग्जाम में आता है, मेंस एग्जाम हो चाहे पीटी एग्जाम हो। इसी ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते। देखो, मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, इसमें गलतियाँ नहीं करनी है आपको, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, मैंने उस दिन भी बोला था आपको, जैसे अभी जितने भी बच्चे मेरे पास रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, मैं उनको पकड़ पकड़ के सबसे पहला काम कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, वही चीज़ आगे चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ।
जैसे सबसे पहले मैं बोला हूँ उनको कि आप सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है। फिर आप डाउनलोड करो PYQ, ध्यान से समझना। सिलेबस आपका जिसमें GS का सिलेबस, ठीक है, और ऑप्शनल का सिलेबस अपना, ठीक है। ये अच्छे से फिंगर आउट होना चाहिए, एकदम फिंगर पे आपको होना चाहिए। अच्छा GS3 इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अच्छा आतंकवाद, ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं सिलेबस ही रटा रहा हूँ, ये चीज़ मैं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, टॉपर्स भी आखिर में बस वो एक लाइन में बोल के निकल जाते हैं, हाँ कि सिलेबस को और PYQ का, वो ये नहीं बताते क्या इंपॉर्टेंस है इसका, किन इन द डेप्थ में जाने से इनका क्या फ़ायदा है, वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और किस तरीके से करना है वो मैं करवा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को GS का हो गया और ऑप्शनल का सिलेबस एकदम रटवाता हूँ, ठीक। उसके बाद में PYQ चाहे PT वाले हो या मेंस वाले हो, दोनों PYQ, PT में 2011 से लेके 2023 तक, जिसमें GS CSET दोनों आएगा। मेंस में 2013 से लेके 2022 तक, ठीक है, जिसमें अपना ऑप्शनल भी आ जाएगा, इसमें ऐसे भी आ जाएगा और GS के पेपर भी आ जाएगा। अरे एक और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को प्रूफ करना, मतलब मेरे को चेक करना, तो मैं जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करा रहा हूँ आप भी फॉलो करो। और 2023 का पेपर अभी मेंस होने वाला सितंबर में, और जो मैं जिस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, और जुलाई अगस्त 2 महीने हैं, आराम से जो मैं चीज़ें करवाऊँगा वो चीज़ें अगर आप नहीं 2023 के एग्जाम को टारगेट नहीं कर पाओ तो आप उसी टाइम बेच कर सारे फीस में देने को तैयार हो। तो ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो वो भी गलत नहीं हो सकती, मुझे पता है, ये वेल प्रूव है, क्योंकि मैंने इतने सारे टॉपरों को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। एक एक टॉपर का मैंने देखा है, लास्ट 8-10 सालों से जो टॉपर है उनकी क्या रही है, कॉमन फीचर क्या रहे हैं, वो चीज़ याद रखना, ठीक। तो मैं सिलेबस और लास्ट पेपर का एकदम वो है, उनको रटने के लिए बोल रहा हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट भाई, नहीं वो रटने ही चाहिए, वो चीज़ ध्यान से समझना। अगर आप उन चीज़ों को रट लोगे तो बहुत सारी जो चीज़ें उससे रटने से बच जाओगे। नहीं तो देखो तैयारी में क्या होता है, आपको लगेगा ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो पहली बात 50% आपका बर्डन ऑटोमेटिक डाउन खत्म हो जाएगा, अगर ये लास्ट पेपर और सिलेबस आपने रट लिया। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब मैं ये काम करा देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद में मैं बच्चों को फिर बोलता हूँ कि आप अब ये देखें कि मुझे बताओ कि जब आपने लास्ट पेपर एनालाइज किया तो क्या फील हुआ आपको। तो मैं बता रहा हूँ, PT हो चाहे मेंस हो, PT के 250-300 यूपीएससी की थीम है, फिक्स है, वो 250-300 क्वेश्चन से फिक्स पूछता है। और UPSC जो मेंस है उसमें क्या करता है, वो जो उसका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो पूरा पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। जो सिलेबस में जो मेंशन किया गया पॉइंट वही वो क्वेश्चन पूछता है। फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म, अर्बनाइजेशन हो गया, जो भी क्वेश्चन में उसने मेंशन किया गया वही क्वेश्चन पूछता है। जैसे ज्योग्राफी में रिसोर्स वाला क्वेश्चन होता है वो पूछता है। अब देखो, जब मैं बच्चों को ये काम करवा देता हूँ तो ऑटोमेटिक उनको आइडिया लग जाता है। तो फिर मैं उनको अगला काम बोला हूँ कि आप टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन क्रिएट करो PYQ से देख के, ठीक है। फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और मैं खुद जो अपने बैच के बच्चे को मैं यही काम करूंगा। मैं देखो फालतू में, देखो वो 100 घंटे की क्लास में लेने के लिए मुझे पता है दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल। बस मेरा काम है बच्चों को डायमेंशन देना ताकि उससे एग्जाम क्रैक हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो मैं बच्चों को ऐसे डायमेंशन क्रिएट करने के बाद में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में इनको शॉर्ट नोट्स, एकदम बुलेट पॉइंट शॉर्ट नोट्स, जिस एंगल से क्वेश्चन पूछ चुका है और एंगल से पूछने की संभावना है, उस एंगल से सारे 360 डिग्री में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। नोट तैयार हो जाएंगे तो बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार हो, लास्ट पेपर का मॉडल आंसर आप बना के रखे। मैं बता रहा हूँ 80% इस एग्जाम की तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो बोलते हैं ना कि भाई UPSC तो तैयारी ऐसी है कि चलती रहती है, नहीं। अगर आप सिस्टमेटिक वे से करोगे तो तैयारी को अच्छे तरीके से एक अपने सीमित और अपनी पकड़ में लाया जा सकता है, ठीक है। तो उसका यही तरीका है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जब मैंने बच्चों को जब एनालाइज करने के लिए बोला तो उन्होंने देखो ये लाइन जो मैं बता रहा हूँ एक ही चीज़ मैं, आप नहीं विश्वास करोगे, जो मैं काम बता रहा हूँ वो करो, फिर आपको खुद को एनालाइज होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हर साल दोहराया जाता है, UPSC रिपीट करती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बस इतना डिफरेंस आता है कि उसका रेफरेंस चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं तो मतलब एकदम डिक्टो देखा जाता है कि डिक्टो रिपीट होते हैं। हम जैसे ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी में तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले आप PYQ पढ़ लो, ठीक है, सिलेबस रट लो अच्छी जगह, PYQ रट लो। फिर PYQ के बेस और सिलेबस के बेस में उसके डायमेंशन क्रिएट कर लो, डायमेंशन क्रिएट करके उससे नोट्स तैयार कर लो।
फिर आप 1985 से लेके 2022 तक उनके मॉडल आंसर तैयार कर लो, और फिर आपके 300 प्लस नंबर नहीं आए तो मुझे बताना। तो मैं फिर बार बताऊँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो जीएस में भी रिपीट होते हैं, पीटी में सब जगह रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं जो बता रहा था, इन विशिष्ट विषय वस्तु के लिए आप विभिन्न आयामों को सम्मिलित करते हुए नोट्स तैयार करना, मैंने वही बोला था, ठीक है। तो वही चीज़ में देखो, जो मैं देखो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यही एक्सपीरियंस होता है। इस एग्ज़ाम को मैं 6-8-10 साल 6 साल से तो मैं रेगुलर एकदम जुड़ा हुआ हूँ। 3-4 साल मैंने कॉलेज में दिए हैं, तो वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो, जो भी ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपने सबसे पहले सिलेबस को आइडेंटिफाई कर रख लिया, पीवाईक्यू कर लिया, उसके बाद में उसके डायमेंशन क्रिएट कर लिया, डायमेंशन करके शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे और मॉडल आंसर आपने तैयार कर लिया, तो मॉडल आंसर तैयार करने में जब जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको एकदम डिट्टो छाप दोगे आप, तो उसमें पूरे अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरी बात, टाइम भी आपके पास सेव होगा, ठीक। और टू द पॉइंट लिखने की जो आती है ना बच्चों को बहुत सारी, सर हमें आंसर राइटिंग में दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो जब आप इस तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपका क्या होगा कि टू द पॉइंट आंसर लिखने का जो है वो आप देखो, मैं जब उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स तैयार कर रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग आप जब रट लोगे उसका अच्छी तरीके से, टू द पॉइंट लिखोगे, फालतू की बात लिखोगे नहीं, नंबर अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या, आपका जो एग्जामिनेशन हॉल होता है उसमें आराम से आपका टाइम सेव होगा। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, तो मैं स्टडी बता रहा हूँ, वेल प्रूव्ड है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब देखो एनसीईआरटी क्यों मैंने बोला, एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ये चीज़ ध्यान से समझ लो। एनसीईआरटी अच्छे तरीके से करना है, एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसका एक बेस मजबूत होता है, ठीक है। अब खुद ही सोचो, कोई भी बिल्डिंग आपको तैयार करनी हो, जब तक उसका बेस ही मजबूत नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात हो, बिल्डिंग कैसे क्रिएट हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। यही होता है जो बच्चे कोचिंग में जाके बस उन टीचर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खुद से एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ते हैं, वो कभी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं जो कोचिंगों में, इस कोचिंग में यही अंतर है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो अदर जो कोचिंगें होती हैं उसमें कोचिंग अपने ऊपर डिपेंड बना, बच्चे हम ये दे देंगे, तुम्हें ये दे देंगे, ये दे देंगे। मैं यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ, मेरे आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सेल्फ स्टडी करना सिखाऊंगा। और आपने भी जितने टॉपर को देखा होगा, 99% टॉपर साफ बोलते हैं सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, इसके अलावा कोई वे नहीं है। बस हाँ, एक कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला रहे, बस कि आप सही चल रहे हो, बस तो वो मैं काम निभाऊंगा, और उसके अलावा मेहनत आपको ही करना है। समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके अलावा मैं बच्चों को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये चीज़ रखना, ठीक है। अब देखो, उसके बाद में देखो, इतनी ज़्यादा समझो, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या एनसीईआरटी पढ़ लो और स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो इनफ है। अब देखो एक चीज़ ये याद रखना, जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ा, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, देखो यूपीएससी क्या करता है ना, कभी किसी बुक को फॉलो नहीं करता है, उसके पास जो कंटेंट है, जो उसके जो पूछने की शैली है, वो हमेशा एक चीज़ याद रखने को चेंज होती है। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एक स्टैंडर्ड बुक, उनको तो अच्छे तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ना, 10 बार, इसलिए बोलते हैं टॉपर, एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ो। ये चीज़ याद से ध्यान से समझ लो, ये चीज़ तो वो तो है, परंतु कुछ रेफरेंस बुक का आप यूज करोगे, तो रेफरेंस बुक को बार बार नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे मैं आप लोगों के लिए नोट्स जो तैयार करूँगा, तो जैसे भाई मैंने एनसीईआरटी को बेस बना लिया और एक स्टैंडर्ड बुक बना लिया। अब मान लो जो मैं पॉलिटी की कोई नोट्स बनाना चाहता हूँ, तो मान लो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग को जो मटेरियल होता है, भाई मैं इनको एक बार पढ़ूंगा और इसमें अपने जो नोट्स है उसमें जो ऐड कर लूंगा, इसमें इसको बार बार पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। तो रेफरेंस बुक का जो भी आप यूज करोगे, तो उसको एक बार पढ़ के उसके कंसाइज वे से उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, बस रेफरेंस बुक को एक बार अपना सपोर्ट के रूप में उसको यूज करना, ताकि आप उस जो अदर जो है आपकी, जो मान लो कि टॉपिक, देखो कोई भी बुक कंप्लीट नहीं होती है। और मैं तो देखो ये बता रहा हूँ, जैसे इथिक्स के नोट्स जब मैंने अपने कंपाइल किए, इस मार्केट में जितने भी टीचर अवेलेबल जिन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, उसके बाद जितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, डीके बालाजी, मैंने सब पढ़ी हुई है। उसके बाद में मैं हकीकत बता रहा हूँ, यूपीएससी का सिलेबस ना तो कोई कोचिंग वाला कंप्लीट कराता है, ना ही कोई बुक कंप्लीट कराती है। ये विश्वास नहीं हो तो जाके देख लें। तो मैं जो कंसाइज करके दूंगा, जो सब मार्केट में जो है उसको सबको कंसाइज वे में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना।
ठीक है। अब देखो, जब आप इस तरीके से कंसाइज वे में आपके पास जब नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद में मार्केट में कहीं भागने की जरूरत नहीं। कोई कुछ भी बोल दे, ये बोल दे कि भाई मेरे से 100 के 100 क्वेश्चन आ, ये कोचिंग वाले यही करते हैं। कुछ कोचिंग वाले साहब बोलते 100% गारंटी, ये उसमें फिर मन नहीं भाग रहा। आपने जो मेहनत किया है उसी पे स्टे रहना है, और मैं बता रहा हूँ ना, वही काम आती है। आप जब 360 डिग्री एंगल खुद से काम कर लोगे तो क्या ही जरूरत पड़ेगी, वो कौन सा एंगल क्रिएट कर लेंगे, 361 एंगल कहाँ से आ जाएगा। तो ये चीज याद रखो, वो कुछ मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, सब इधर उधर से मटेरियल को इधर उधर करते हैं बस, और बच्चों को भ्रमित करते हैं। आपको देखो, इसीलिए बता रहा हूँ, एकदम स्ट्रेटेजी वो अच्छी होनी चाहिए। लास्ट ईयर पेपर सिलेबस ये गाइडर अपने को किस तरीके से जीवन में मतलब यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वही है, एक ही पुस्तक को बार बार ध्यान से दोहराना चाहिए। ठीक है, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वही सबसे बेस्ट तरीका है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, इसी याद रखना। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर। अब बात आती है कि अब बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि करंट अफेयर कौन सा पढ़े, हिंदी। अब फिर बच्चों को हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी दिक्कत आती है। अब देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस एग्जाम की जो नीड है, मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया 7-8 साल में, एक चीज़ याद रखना, सबसे पहली बात, ये जो भाषा का जो बैरियर है वो हटाओ। मैं हकीकत में बता रहा हूँ, अगर आप इसके नहीं, इस बाधा को पार नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी समस्या में पड़ोगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, पेपर तो देखो, हिंदी मीडियम देखो, इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जिनके लैंग्वेज मतलब इंग्लिश थोड़ा कम होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, और जो हिंदी वाले, शुद्ध हिंदी वाले, जो जिनको इंग्लिश से डर लगता है, बहुत दूर दूर दैनिक जागरण पढ़ लेते हैं। अब जो ध्यान से समझना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, एटलीस्ट वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डाले। वो द हिंदू ना पढ़े चलेगा, परंतु दैनिक जागरण पढ़ के काम चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो, खुद की संतुष्टि के लिए चलो ठीक है, परंतु फिर मैं बता रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डालो। एटलीस्ट ये तो करो, चलो द हिंदू तक मत पहुंचो कोई बात नहीं, पर इतने इस लेवल पे भी मत रहो, इतने खराब लेवल पे हो। देखो, इसका मैं फायदा बताता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखो, अगर आप हिंदी पढ़ते रहोगे, देखो इंग्लिश में अगर आपका नहीं रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ ना, इंग्लिश कंपलसरी का हमेशा डर लगे रहेगा। अगर आप ये इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, एटलीस्ट खुद की वोकेबलरी डेवलप होगी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इंग्लिश का कंपलसरी वाला डर तो खत्म होगा। देखो, जो अभी जो सीसेट में जो बच्चे फेल हो रहे हैं, उसको सबसे बड़ा रीजन है कि साल भर सीसेट के टच में नहीं रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश कंपलसरी में भी फेल होते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, न्यूज पेपर यही पढ़ना चाहिए, बचना चाहिए दैनिक जागरण में, बता रहा हूँ। ये चीज़ याद रखना। ठीक, और प्रैक्टिस ही देखो परफेक्ट बनाती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। जब मैं कॉलेज ईयर में था, तो फर्स्ट टाइम जब मैं एनआईटी में गया, तो वहाँ पे क्या था कि मैं कि बंदे को इससे होता, मैं जो चीज़ मैंने जीवन अनुभव दिए, 2013 में हमने ज्वाइन किया। ठीक, ध्यान से समझ रहा। तो उस टाइम मैं भी हिंदी मीडियम से, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से थे। ठीक है, अब मैं जब था, मैं भी हिंदी मीडियम पर, उन्होंने पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली इंग्लिश में, और वो जो कॉलेज जब 2017 में पास आउट हुए, तब तक एकदम परफेक्ट हो गए थे इंग्लिश में, और आज बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और मैंने उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं कि हिंदी तो क्या ही, हम तो नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश, और वही बता रहा हूँ, आज भी वो समस्या है। ऐसा नहीं मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ ये मेरे खुद के साथ साथ दिक्कत हुई, और जो पढ़ा वो कितने आगे निकल गए। इसीलिए बता रहा हूँ, जो भी अभी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए हैं, जो भी है, ये आदत डालो। मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत लंबा प्रभाव रहेगा। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। ठीक, करंट अफेयर का सबसे पहला सोर्स हो गया इंडियन एक्सप्रेस। ठीक, फिर दूसरा है कि संसदीय बहस, आपको संसदीय डिबेट होती है किसी बिल पे, महत्वपूर्ण बिल, फालतू की बकवास नहीं सुनना वहाँ पे। पर जो भी बिल होता है, कोई महत्वपूर्ण बिल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बिल से, प्री में हो चाहे मेंस में हो, तो वो महत्वपूर्ण जो बिल है उस पर जरूर हमेशा डिबेट सुनना चाहिए। आपको सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपको जानने को मिलेगी, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो संसदीय डिबेट, देखो मैं बता रहा हूँ, वो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं सुननी है, जो वहाँ पे जो निष्कर्ष हो रहा है। जैसे मान लो कोई भी बिल आता है, ठीक है, आप ये सोचो, जब जो गवर्नमेंट जो बिल ला रही है, वो तो उसके पक्ष में रहेगी, तो उसके पक्ष में पॉइंट गिनाएगी। ठीक, ध्यान से समझना। और जो अपोजिशन है वो उसका, जैसे मान लो कि अब बार यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका पूरा देख लेना, इस मानसून सेशन में जरूर इस बिल रिप्रेजेंट मतलब होगा प्रस्तुत। ठीक है, अब याद रखना कि ये गवर्नमेंट अपने उसके फेवर में आर्गूमेंट देगी, अपोजिशन वाले उसके काउंटर करेंगे, तो यहीं से पक्ष विपक्ष से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, जब वो डिबेट आप सुनोगे तो एकदम रच बच जाएंगे आपको, मतलब कहीं फिर ऐसा नहीं है कि आप आराम जाके लिख दो, एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक,
एक तो ये चीज़ होगी, इसलिए सेंसिटिव डिबेट सुनना चाहिए। बजट सेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, बजट जब मान लो कि फाइनेंस मिनिस्टर जब प्रस्तुत करता है संसद में, तो वो सुनना चाहिए साल भर गवर्नमेंट क्या एजेंडा है, क्या करने वाले गवर्नमेंट, विजन इनके क्या है, उस तरीके से ये सारी चीज़ें सुननी चाहिए। ठीक, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जो वार्षिक और सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जैसे मान लो IMF की कोई रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, तो वो क्या भारत के बारे में विश्लेषण कर रहा है, क्या भारत की स्थिति रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो ऐसी रिपोर्ट जो भी आ रही है वो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जो मीडिया लीक होते हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पत्रिकाएं कौन सी पढ़नी चाहिए, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इस तरीके की जो है जितनी भी अच्छी चीज जो गवर्नमेंट द्वारा, फैक्ट मैं फिर बता रहा हूँ, वो चीज़ याद रखना, कोचिंग वाले नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, समाचार चैनल कौन कौन सुनना है, ऑल इंडिया रेडियो सुनने और संसद TV सुनना है आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ को और बता देता हूँ। प्रधानमंत्री अगर कोई अच्छे सा भाषण दे रहा है, पॉलिटिकल नहीं, समझ में आया, पॉलिटिकल नहीं, तो वो जरूर सुनना है। राष्ट्रपति अगर जो सभी मतलब देश को संबोधन कर रहा है, तो वो बहुत जरूरी है सुनना। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो होती है और जो इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ बता रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं, तो देश के बारे में कुछ बात करेंगे, हम ये करने वाली, ये सारी चीज़ें हैं, उस से रिलेटेड जो ऐसी न्यूज़ होती है, IMF का चीफ क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल रहा है, इस तरीके जो है इम्पोर्टेंट वो चीज़ जरूर सुननी चाहिए। ठीक, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो इसीलिए मैंने जो वो काम करवा दिया था, PYQ रट लो, सिलेबस रट लो, तो वो माइंड में रिकॉल हमेशा होते हैं, जो आपके टेबल के सामने चिपका हुआ होना चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको ये इंपॉर्टेंट पता लग जाए भाई इस न्यूज में मुझे क्या क्या मेरे काम की है और किस डेप्थ तक मुझे जाना है। ऐसा नहीं कि मैं भाई इतना प्रत्येक देश में जाकर रिसर्च कर सकता हूँ, नहीं। UPSC के जो इम्पोर्टेंट है ये सिलेबस, वो लास्ट पेपर सबसे अच्छे गाइडेड है आपके, और आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ याद रखना कि लास्ट पेपर को ही हमेशा माइंड में रखना है, सिलेबस को याद रखना है, कितना सीखना है और कितनी गहराई तक अपने को उतरना करंट अफेयर में। करंट अफेयर आता महासागर में, फिर बता रहा हूँ, और UPSC आपको उसको एकदम स्पेसिफाई करती है कि भाई इसके UPSC का इतना ही लिमिट, आप इतना क्यों पढ़ रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना, जनरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर का। मैं वही बता रहा था, 60-40 रेशियो होता है, तो बहुत बड़ी बात है 40% रेशियो। जब तो आप करंट अफेयर चैनल देखते हो तो ये काम आप मतलब सफल ही नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। तो करंट अफेयर की भूमिका अपन तो वही याद रखना, स्टार्टिंग में आपको 10 से 20% बीच में रखना, 80% अपने स्टैटिक पार्ट पे रखना। फिर जब आपका अच्छे से तैयारी हो जाए स्टैटिक पार्ट, फिर रेशियो चेंज कर दो, 60-40 रेशियो चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो, बहुत बार क्या होता है कि जो PTO हो चाहे मेंस हो, ये चीज़ याद रखना कि मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अब देखना, मैंने जो पिछले 6 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ ये चीज़, कि अभी देखो मानसून सेशन आएगा। ठीक, इसमें कुछ ना कुछ बिल इंट्रोड्यूस होगा, कुछ बिल पारित भी हो जाएंगे, तो इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर। GS2 और GS3 में क्वेश्चन मैंने बनते हुए देखे हैं इस पे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूँ, करंट अफेयर देखो, इसलिए ऑब्जर्वेशन करते रहो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देख लेना, जुलाई से लेके ये अगस्त तक जितने भी आएगी संसद में चर्चा होगी, सब कुछ होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लेना। तो ये होता है एक्सपीरियंस, किस तरीके से UPSC को टैकल करना अपने को। ठीक है, तो जो करंट अफेयर की घटना होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब देखो, जो वही चीज मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर को एनालाइज करना है। ठीक है, अब देखो, सिलेबस रटा आपने तो सिलेबस पता लग गया कि ये अपने सिलेबस का पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस का पार्ट है। अब ये देखो, लास्ट पेपर में किसके डायमेंशन से इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये डायमेंशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग आपने मान लो शॉर्ट नोट बना के रखा है। अब देखो करंट अफेयर किस तरह यूटिलाइजेशन करना। अब जैसे मान लो करंट अफेयर को इस पे आर्टिकल आया, तो भाई ये कैसे बदल रहा है, आपने स्टैटिक पार्ट तो बना लिया था इसका, करंट अफेयर अब अच्छा इस तरीके से ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, नक्सलिज्म जो होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपने फिर अपडेट कर लो। ठीक है, प्रभावी क्षेत्र कौन सा है, मैप बना लो एक अच्छा सा। ठीक है, इंडिया में ये देखो, एक टॉपर का मैंने देखा था, सीजा रेड्डी कोई ऐसी थी, उसने भाई मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के एक जैसे मान लो कि नक्सलवाद का एकदम पूरा अच्छे तरीके से इंडिया के बारे में, कहाँ कहाँ नक्सलवाद है, रेड कॉरिडोर किधर है, बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके रखा था। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है,
फिर इसका विकास कैसे हो रहा है, क्या फंडिंग के सोर्स आ रहे हैं, ठीक है, इससे समाधान के उपाय के लिए सरकारी प्रयास क्या कर रही है, ठीक है, हथियारों के आर्थिक स्रोत कहाँ से है, प्रभाव क्या पड़ रहा है इसके सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और संचालन की प्रगति। इस तरह 360 डायग्राम में आपके नोट्स अगर तैयार होंगे तो सोचो कि कितने अच्छे तरीके से होंगे। तो इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करना है। नोट्स बना पहले बता रहा हूँ, पहले सिलेबस रटा होना चाहिए, पीवाईक्यू पता होना चाहिए। फिर जब पीवाईक्यू पे जब आपका सिलेबस को पॉइंट उठाओ, उसी पीवाईक्यू से उसका डायमेंशन क्रिएट करो, फिर खुद से भी डायमेंशन क्रिएट करो, यूपीएससी फ्यूचर में क्या पूछ सकती है, इस तरीके से डायमेंशन क्रिएट 360 डिग्री उसको बनाओ। तो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है। अब बात आती है कि क्या नोट्स बनाए जाने चाहिए, किन चीज़ों के बनाए जाने चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे टॉपर बोलते हैं कि बनाने की जरूरत ही नहीं है नोट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिए, यहाँ पे अपन एक अच्छे तरीके से समझते हैं कि नोट्स की कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं है। अब देखो पीटी वाली जैसे मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो बार बार तो एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उसको हाईलाइट कर लो। एक तरीका ये, या उसके जो आपने 4-5 बार रीडिंग कर दिया तो उसके बाद में जो उसमें जो क्रिस्प चीजें हैं वो निकाल लो आराम से, तो वहाँ नोट्स बनाना चाहिए, ठीक। आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे उसको बार बार पढ़ना है तो उसमें हाईलाइट कर लो, उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि बार बार पढ़नी है अपने को वैसे भी। और जो रेफरेंस बुक लोगे उसका तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा पीटी के लिए, इसी याद रख लो, ठीक। मेंस में क्या करना है, टू द पॉइंट आपको सिलेबस उठाना है, उसके बाद में पीवाईक्यू देखना है, फिर उसके डायमेंशन क्रिएट करने, उनके नोट्स तो बनने चाहिए, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। वो तो जरूर बनने चाहिए, मेंस के तो आपके और नोट्स होने ही चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कौन सी स्थिति में बनाना, कौन सी स्थिति। देखो पीटी वाली जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनका कोई जरूरत नहीं, बार बार उनका ऐसे भी आप रिविजन करोगे, बार बार पढ़ना ही है, ठीक है। तो पुस्तक अपने आप में बहुत ही स्पष्ट और साफ, जैसे लक्ष्मीकांत तो बहुत टू द पॉइंट दिया है, फालतू बातें उसमें दी नहीं है, ठीक है। तो अलग से नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस वही कि आप उसमें अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। और जो हाईलाइट जो पार्ट किया है आपने उसी को बार जब रिविजन करना उसको रिविजन कर लो, ठीक है। जैसे वही वो स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, आधुनिक भारत के लिए एम लक्ष्मीकांत हो, तो इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑलरेडी कंसेस वे में दी रहती है। आप ऐसे पीटी के लिए इनको बार बार पढ़ोगे, पर हाँ मेंस ओरिएंटेशन में नोट्स बनने चाहिए। और फिर मैंने बोला था रेफरेंस का अगर कोई बुक यूज करे तो उसका तो नोट्स बनाना चाहिए, ठीक। जैसे रमेश सिंह और डीडी बसु, आप इसको रेफरेंस के तौर पर ले रहे हो तो एक बार पढ़ोगे तो वैसे वैसे तो ऐसे चीजें निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो बहुत सारे बच्चों को सर किस तरीके का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए जाए, ठीक है। ये सबका अलग अलग होता है, तैयारी का अलग अलग तरीका भी होता है, ठीक है। कोई एक ऐसे नहीं कि आइडियलिस्ट स्ट्रक्चर इस तरीके का ही होता है, ठीक है। बस ये है कि आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाए और आप उसको एग्जाम में जाके यूज कर सको, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। दूसरा करंट अफेयर से अपडेटेड आपके नोट्स होने चाहिए, वो चीज याद रखो बस, ठीक है। दूसरी बात ये रखना, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसके ये फायदे होते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है बहुत अच्छी होती है। अब जैसे मान लो मैं नकलीज्म का शॉर्ट नोट्स बनाने वाला, एक चीज होती है पढ़ना और एक चीज होती है शॉर्ट नोट बनाना, एक चीजों में अंतर समझने का प्रयास करो। जब आप नकलीज्म पढ़े तो पढ़ के एक बार निकल गए, और जब नोट्स आप तैयार करोगे तो पहले उसकी डायमेंशन क्रिएट करोगे। अच्छा इसी डायमेंशन यूपीएससी ने पूछा, एक दो डायमेंशन अपनी तरफ से एड ऑन कर ली, फिर आप जब ये लिखते जाओगे तो अच्छा फिर विचार आएगा, अच्छा इसमें एक डायमेंशन ये भी ऐड हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ। इससे आपको क्या करना, विषय को सीखने की जो है इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। दूसरी बात आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात जो करंट अफेयर है आप उसको फिर बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाओ, क्योंकि उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनकी रिपोर्ट क्या आ रही है, तो अच्छी अच्छी पॉइंट जो है वो लिख लो ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग में उसको यूज कर सको, ठीक है। तो वो जो ऐसे फैक्ट होते हैं उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। बात की कौन सी मतलब देखो कोई पॉजिटिव आ रहे कोई नेगेटिव आ रहे, आलोचनात्मक उस रूप में डाटा फैक्ट काम आएंगे। तो ये जो डाटा फैक्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, ये चीजें आपके पास रहनी चाहिए कंसेस वे में, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लॉजिकल तर्क दे सकते हो जब आपके पास डाटा वाटा ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर हो तो उसका कैसे विश्लेषण किया जाए। अब जैसे बहुत सारे टॉपर बोलते नहीं एक नोट्स बनाने चाहिए, ठीक, कुछ और बोलते नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो स्टैंड है, मैंने जो अनुभव किया है, देखो आप अभी से पहले दिन से अगर नोट बनाने चक्रों में पढ़ रहे तो फिर वही बता रहे जो मैंने गलतियाँ की थी कि स्टैटिक पार्ट में तो 40% काम कर रहा हूँ, करंट अफेयर में 60% काम कर रहा हूँ, तो गलत है। स्टार्टिंग पार्ट में करना ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
अपने स्टडी पार्ट को अच्छे तरीका तैयार करना चाहिए पीडीओ मेन से। जब उसमें कोई अपडेट हो रहा करंट अफेयर का तो वो नीचे और पढ़ते वक्त आप अपने में एड ऑन कर लो, ठीक है। दूसरी बात, एक डायरी आप अपने पास रखो करंट अफेयर की, उसमें क्या करना, तो अच्छी चीज आपको लगी तो अच्छी चीज हुआ, कैसे स्टडी ग्रुप में आप उसको लिख लो, तो ये चीजें कर सकते हो, परंतु नोट्स बनाना नहीं। फिर मैं बार बता रहा हूँ, एक ही चीज का नोट्स नहीं बन सकता। आप पहले स्टडी पार्ट अच्छे कर लो, फिर आप जो 40% काम करो तो उसमें फिर यही काम करना, पेपर से तैयारी आपके आगे मूव ऑन होगी, ठीक है। तो वो तरीका होता है, एक चीज फिर मैं बार बता रहा हूँ। बस एक चीज रखिए, एडिटोरियल पढ़ते रहना चाहिए। एडिटोरियल में क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया था, एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से कंसाइज वे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, इसलिए एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, ठीक। एक चीज याद रखना। अब आते हैं रिविजन और अभ्यास का तरीका कैसा होना चाहिए। देखो मैं कुछ एक स्मार्ट टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे आप मान लो कोई मेरी क्लास करेगा, तो मैंने आज एक क्लास ली, जैसे मान लो ये क्लास मैंने लिया, तो इसका आपने नोट्स बना लिया, ठीक। कल मेरी अगली क्लास आने वाली है, तो उसका भी आप नोट, ये पढ़ना जो आज क्लास हुई है इसका नोट जो बना है उसको पढ़ना है, फिर अगली क्लास में जाना, फिर दूसरी क्लास हो गई आपकी, ठीक है। तो फिर पहले से फिर से पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरी क्लास होगी, फिर पहले से तीसरी पढ़ना है, तो एक बार 3 बार रिविजन हो गया। अब इसके बाद में वीकली संडे पढ़ता है, संडे को आप रिवाइज कर लिए, ठीक है, 4 बार रिविजन हो गया। उसके बाद में आप कर लो, हफ्ता में कर लो, हफ्ता हो गया, फिर उसके बाद में पखवाड़े में कर लो, 15 दिन में कर लो, 5 बार रिविजन हो गया, फिर एक बार मंथली कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा एक बेस्ट तरीका। जब मंथली कर लोगे ना फिर रच बच जाएगा। मेरे माना 10-11 बार एक ही चीज को आप बार बार पढ़ लेते हो तो एकदम रच बच जाता है वो, ठीक है। दूसरा तरीका, ये तो ये करंट अफेयर इस तरीके से करना ही। अब जब इस तरीके से आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे, सारी चीजें हैं, ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आंसर राइटिंग में उनको यूज करो। और मैं बच्चों को आंसर राइटिंग चलो स्टार्टिंग में मतलब देख के लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छे से लिखो। इससे क्या होता है, नोट्स आपके बार बार रिवाइज होता है। तो ये बहुत सिस्टमेटिक तरीका है, बहुत साइंटिफिक तरीका। आप इस अप्रोच से आगे बढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, ये अपने आंसर राइटिंग के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो इसमें बताओ आंसर राइटिंग से मैं बच्चों को पहले दिन से यही सिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या है सारी चीज़ें। तो ये अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 23 जून से पहले, इसे याद रखना, ठीक है। और यूनिटी एस में एथिक्स का भी कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, मैंने सारा कंपाइलेशन किया हुआ है, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। और ये हमारे ऐसे का बेस भी चल रहा है, तो ऐसे में देखो 7 दिन में मैं आपको 2 ऐसे लिखने के लिए दे रहा हूँ। इसमें कोई कोचिंग ऑनलाइन 15 दिन में देते हैं। दूसरी बात, आपको 10 क्लासेज मिलेगी, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। आप मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले ही कैसे लिखना, और मेरी क्लास में मेरी गाइडेंस के बाद 10-20 ऐसे लिखाने के बाद फिर आप उस लेवल में पहुंच जाओगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। जो यूपीएससी में 130, 140, 150 नंबर लाने लायक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना हमेशा। और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी बैच भी मेरा चल रहा है, ठीक है। ये देखो बात एक, मैं टू द पॉइंट इसमें कराने वाला हूँ, फालतू का कुछ भी नहीं, ठीक है। अपन दिसंबर से पहले सारा चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में हम वनडे एग्जाम को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वनडे एग्जाम एसएससी बैंक के रेलवे, इसको भी आगे लेके हम बढ़ रहे हैं। जो मान लो कि कोई बच्चे हैं तो वनडे एग्जाम को लेके भी हम रेडी हैं, ठीक है। अभी हम प्लान कर रहे हैं वनडे एग्जाम को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। दूसरी बात, ये अब मेरे कोर्स की एक खासियत है कि जो भी यूनिट एस बच्चा जो भी है स्टूडेंट, अगर मान लो कोई कोर्स परचेस करता है प्रीलिम्स वाला, अगर वो प्रीलिम्स क्लियर करता हो तो 100% फीस वापस हो जाएगी। और जो विद्यार्थी यूनिटी एस में मेंस का कोर्स खरीदेगा और उसको मेंस के लिए हो जाता है तो उसको 100% फीस वापस कर दी जाएगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद रखना। तो 30 जून से पहले अगर आप खरीदते हो तो 50% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू। और हमेशा देखो एक चीज़ याद रखो, अच्छी चीज़ों का हमेशा समर्थन करना चाहिए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही, साथ में आप जो बच्चे हैं, देखो ये जो मैंने जो तरीका अपनाया, जो लास्ट पेपर की सीरीज है, गाइडेंस है, ये चीज़ें देखो यहाँ पे सब लोग है ना बेच रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बच्चों को फ्री मिले। तो आप और बच्चों को इसको कन्वे करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को जोड़ो इससे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन।